हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश के बारे में। ठीक है। तो जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है, ये आपका पौरव राजवंश के बाद क्या होता है, उत्तराखंड में शासन करना शुरू करता है। ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया था पौरव राजवंश के बारे में, जो कि किसके समकालीन था, जो हर्ष के समकालीन था। और जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पौरव राजवंश का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है। तो जब पौरव राजवंश का उदय होता है तो पौरव राजवंश के पतन के बाद उत्तराखंड में किसका शासन शुरू होता है, आपके कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन शुरू होता है। ठीक है। इस राजवंश को कत्यूरी राजवंश भी बोला जाता है और कार्तिकेयपुर राजवंश भी बोला जाता है। ठीक है। तो इतिहासकारों का मानना है, इसमें जो भेद है, मुख्य भेद आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही है और कहीं कहीं इनको अलग अलग बताया गया है। पर असल में ये क्या थे, दोनों एक ही थे। ठीक है। एक से मतलब देख, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी जो शाखाएं थी, यानी कि इसमें टोटल 3 राजवंश क्या करते, शासन करते। ठीक है। 3 राजवंश शासन करते किसमें, आपके कार्तिकेयपुर राजवंश में। और इन तीनों की राजधानी कहाँ थी, आपके जोशीमठ वाले क्षेत्र में थी। ठीक है। यानी कि गढ़वाल में थी। ठीक है। जो जिस जिस राजवंश को कत्यूरी राजवंश बोला जाता है, वो राजवंश असल में अपनी राजधानी को चेंज करके कहाँ ले जाता है, कत्यूर घाटी। ठीक है। कत्यूर घाटी यानी कि बैजनाथ में ले जाता है, इसलिए उसको क्या बोला गया, कत्यूरी राजवंश बोला गया। ठीक है। तो यही डिफरेंस है कार्तिकेयपुर राजवंश में और कत्यूरी राजवंश में। ठीक है। जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी राजधानी थी जोशीमठ में। ठीक है। और जब तक इसकी राजधानी जोशीमठ थी, तब तक यहाँ 3 परिवार क्या करते हैं, शासन करते हैं। बट जो इसकी चौथी शाखा थी, वो यहाँ से राजधानी चेंज करके कहाँ ले जाती है, आपके बैजनाथ वाले क्षेत्र में, यानी कि आपके कत्यूर घाटी में। और इसको तब बोला जाता है क्या, कत्यूरी राजवंश। ठीक है। आपने इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने हैं। अब हमको ज़्यादा इतिहास में नहीं घुसना है, क्योंकि इसके डेट्स में भी कन्फ्यूजन है, और यहाँ से इसके डेट्स में कन्फ्यूजन है कि इस राजवंश ने कब से कब तक शासन किया, इसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, इतिहासकारों में मतभेद है। तो हमें उस मतभेद में नहीं घुसना है। ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन सही करने हैं, हमको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास का पहला राजनीतिक राजवंश बोला जाता है, ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है किसको, आपके कत्यूरी राजवंश, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। ऐतिहासिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके हमको मतलब प्रमाण मिले हैं। ठीक है। इसके प्रमाण मिले हैं, इसमें हमको पता चलता है कि कौन सा राजा किस इसका संस्थापक था और कौन सा राजा इसका अंतिम राजा था। ठीक है। जो इससे पहले के राजवंश थे, पौरव राजवंश हो गया, फिर कुड़िंद राजवंश हो गया, ये क्या थे, इनमें हमको कोई भी मतलब पक्के प्रमाण नहीं मिले थे, यानी कि इनमें कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिले थे। ठीक है। जैसा कि कुड़िंद राजवंश था, उसका प्रमाण हमको उसके सिक्कों से मिला था। ठीक है। वहां से हमके कोई भी उसके जो पुख्ता प्रमाण थे वो नहीं मिले थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, पहला राजनीतिक राजवंश बोला जाता है। ठीक है। जबकि जो आपका कत्यूरी राजवंश है, इसको राज्य का पहला क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, आपका कत्यूरी राजवंश था। ठीक है। इसके जो अनुमानित समय काल है, वो बोला जाता है कि 700 एडी। ठीक है। 700 एडी से लेके 1200 तक क्या था, इसने उत्तराखंड पे शासन किया था। ठीक है। 700 एडी से लेके 1200 एडी तक इसने क्या किया था, उत्तराखंड पे शासन किया था। तो आपको यहाँ से इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है। इस राजवंश में तीन परिवारों के रूप में क्या किया था, शासन किया था किसने, आपके कार्तिकेयपुर राजवंश ने। ठीक है। और जो चौथा राजवंश हम पढ़ेंगे, कत्यूरी राजवंश, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। वो एक अलग चैप्टर आएगा, उसको मैं आपका अलग से उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। फिलहाल हमको जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसमें हमको 3 परिवारों को क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है। जो आपका स्थापत्य कला के रूप में उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भी किसको कहा जाता है, आपके कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है। सॉरी, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर दोनों एक ही है। उसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी सुंदर मंदिर हैं, उनका सबका निर्माण किस में हुआ है, आपके कत्यूरी काल में हुआ है। ठीक है। चाहे आपका केदारनाथ मंदिर हो फिर या आपका गोपेश्वर वाला हो, जितने भी आपके मंदिर है, बैजनाथ, फिर जितने भी आपके जागेश्वर धाम, ये सारे किस काल में बने, कत्यूरी काल में बने। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है। और अब इसमें डिस्कस करेंगे हम परिवारों के बारे में। ठीक है। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसमें टोटल 3 परिवारों ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला परिवार था बसंत देव का परिवार, दूसरा आपका निम्बर राजवंश, और तीसरा आपका सलोड़ादित्य राजवंश। ठीक है। तो इस पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कत्यूरी राजवंश का मूल स्थान कहाँ था, इतिहासकार क्या मानते हैं, कहाँ से ये आए थे। ठीक है। तो जो इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी है, इन्होंने माना है जो आपकी कत्यूरी है, ये कहाँ से आई, आपके अयोध्या से आई है। ठीक है। जबकि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इनका मूल स्थान कहाँ है, सूर्यवंशी है। तो आपको यहाँ ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि लक्ष्मीदत्त जोशी जी ने इनको अयोध्या का मूल निवासी माना है, जबकि बद्रीदत्त पांडे ने इनको सूर्यवंशी माना है। ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से सिंपल ध्यान रखने हैं, ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है कि कहाँ से आए थे, और क्योंकि इसमें भी मतभेद है इतिहासकारों में। ठीक है। बस पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है। अयोध्या से कार्तिकेयपुर के लोग कबीलों में आए थे। तो जो आपके इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी, इनका मानना है कि जो अयोध्या से जो कार्तिकेयपुर लोग के कार्तिकेयपुर के लोग थे, क्या थे, कबीलों में आए थे, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया था, बसंत देव ने किया था। ठीक है। तो जो बसंत देव ने किनका नेतृत्व किया था, आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के लोगों का नेतृत्व किया था। ठीक है। जो मालवा का शासक था, यशोवर्मन। ठीक है। मालवा का शासक कौन था, यशोवर्मन। ठीक है। जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, उसके टाइम पे उसके बाद क्या हुआ था,
हर्ष के मृत्यु के बाद उसका सामंत यशोवर्मन क्या बनता है, मालवा का शासक बनता है, ठीक है। तो जो मालवा का शासक क्या था, यशोवर्मन, उसी का सामंत था कौन, आपका बसंत देव। तो आपने ध्यान रखना है, बसंत देव कोई राजा नहीं था, बसंत देव एक सामंत था। सामंत मतलब आप समझ लीजिए आज के सीएम के जैसे। आज भारत में पीएम है, पीएम के नीचे क्या है, सीएम काम करते। तो ऐसे कौन था, असली राजा कौन था, यशोवर्मन था, और यशोवर्मन का सामंत कौन था, बसंत देव। और बसंत देव क्या करता है, आपका कार्तिकेयपुर मतलब यानी कि आपके गढ़वाल में के क्या करता है, अपनी शासन को शुरू करता है, ठीक है। आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने। जब ललितादित्य मुक्त, जो आपका कश्मीर का शासक था, आपका कश्मीर का शासक कौन था, ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। ये आपका कश्मीर हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और ये आपका कुछ मालवा वाला क्षेत्र हो गया। तो कश्मीर का शासक कौन था, आपका ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। तो जब ललितादित्य मुक्तापीड क्या करता है, यशोवर्मन को पराजित कर देता है, क्योंकि यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापीड के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, यशोवर्मन क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, ठीक है। जब यशोवर्मन पराजित हो जाता है तो क्या होता है, जो आपका बसंत देव था, बसंत देव खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा कहानी को समझना है। कश्मीर का राजा कौन था, आपका ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीड और आपके यशोवर्मन के बीच युद्ध होता है, ठीक है। जिस युद्ध में क्या होता है, यशोवर्मन पराजित हो जाता है, ठीक है। तो यशोवर्मन का सामंत कौन था, आपका बसंत देव, ठीक है। तो जब बसंत देव को पता चलता है कि यशोवर्मन क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, तो बसंत देव क्या करता है, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो जब जो आपका ललितादित्य मुक्तापीठ है, इसके इसके मतलब युद्ध की जो वो क्या है, विवरण है, वो किस किताब में है, तो वह आपका राजतरंगिणी में, ठीक है। कौन सी किताब में पता चलता है कि जो ललितादित्य मुक्तापीठ था उसने यशोवर्मन को पराजित किया, वो किताब थी राजतरंगिणी, ठीक है। आपने सुना होगा राजतरंगिणी। किसकी रचना, कल्हण की रचना, ठीक है। कल्हण की रचना राजतरंगिणी से पता चलता है कि ललितादित्य मुक्तापीठ और यशोवर्मन के बीच क्या हुआ था, आपका युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है, बसंत देव खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, क्योंकि जो ललितादित्य मुक्तापीठ था वो तो आपके गढ़वाल पे आके शासन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही कहाँ का राजा, वो कश्मीर का राजा, ठीक है। इसलिए क्या करता है, बसंत देव खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है और आपके कार्तिकेयपुर राजवंश की क्या करता है, स्थापना करता है, ठीक है। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का मूल स्थान जोशीमठ को माना गया, ठीक है। जो इनका मूल स्थान माना गया वो जोशीमठ को माना गया। और इनके इष्ट देवता किसको माना गया, कार्तिकेयपुर स्वामी को, ठीक है। कार्तिकेयपुर स्वामी को इनकी क्या माना गया, इष्ट देवता माना गया, ठीक है। वर्तमान में जो कार्तिकेयपुर क्या है मंदिर है, वो आपने कार्तिकेयपुर मंदिर आपको पता होगा कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कार्तिकेयपुर स्वामी का मंदिर कहाँ पे, आपका रुद्रप्रयाग में। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी जो राजधानी थी वो रुद्रप्रयाग के नजदीक थी, बट इनका जो मूल स्थान माना गया वो कहाँ पे माना गया, आपका जोशीमठ में माना गया, ठीक है। इनकी राजभाषा क्या थी, राजभाषा इनकी संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी, इनकी पाली थी, ठीक है। यानी कि जो राजकाज की भाषा थी वो किस में थी, वो संस्कृत में होती थी, जबकि जो लोगों के बीच प्रचलित भाषा थी वो कौन सी थी, आपकी संस्कृत थी, ठीक है। ऐसे 3 क्वेश्चन बनेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश का मूल स्थान कहाँ था, तो कहाँ था, जोशीमठ में था। इनके इष्ट देवता कौन थे, तो इनके इष्ट देवता थे कार्तिकेयपुर स्वामी, ठीक है। और इनकी राजभाषा क्या थी, राजभाषा संस्कृत थी, जबकि लोक भाषा इनकी क्या थी, लोक भाषा इनकी पाली थी, ठीक है। इनके अभी जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभी तक इनके 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखे, जैसे कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपके चमोली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसका है, ललित शूरदेव का है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। कांडरा ताम्रपत्र भी किसका है, आपका ललित शूरदेव का, ठीक है। जो बालेश्वर ताम्रपत्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, चंपावत से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ज्यादा पॉइंट इतना ध्यान रखना है कि जो आपके कत्यूरी राजवंश है इसके अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, इसके अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। जो इस राजवंश की भाषा है, मतलब इस राजवंश के जो अभिलेखों की भाषा है, जिस भाषा में अभिलेख लिखा गया है उसमें कौन सी लिपि का यूज है, उसमें आपकी कुटिला लिपि का यूज है। तो आपको सिर्फ लिपि ध्यान रखनी है कि जो कत्यूरी राजवंश के जो अभिलेख प्राप्त है उसमें किस लिपि का यूज है, उसमें कुटिला लिपि का यूज हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इनकी राजधानी भी क्या थी, परिवर्तनशील थी, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, परिवर्तनशील थी। जब बसंत देव इस राजवंश की स्थापना करता है, जब बसंत देव क्या करता है, इस राजवंश की स्थापना करता है, तब इनकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ, ठीक है, ठीक है। बाद में जब क्या होता है, जब एक अलग चौथी शाखा निकलती है इनकी, कौन सी, आपका कत्यूरी शाखा, ठीक है। अभी तक तो कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से शासन कर रहे थे। जब इनकी कत्यूरी शाखा निकलती है तो इनकी राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आपकी कत्यूर घाटी यानी कि बैजनाथ में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या थी, परिवर्तनशील थी। पहले जब बसंत देव इस राजवंश की स्थापना करता है तब इनकी राजधानी कहाँ पे थी, आपकी जोशीमठ में थी, ठीक है। बाद में जब इनकी राजधानी चेंज होती थी, कहाँ जाती, इनकी राजधानी चेंज होकर आपकी कत्यूर घाटी कहाँ पे, आपके बैजनाथ में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। अभी तक जो इस राजवंश में टोटल कितने राजाओं ने शासन किया, तो इस राजवंश में टोटल 14 राजाओं ने शासन किया, ठीक है। जिन्होंने 3 राज परिवारों में क्या किया, शासन किया। टोटल कितने 3 परिवारों ने शासन किया, आपके 3 राज परिवारों ने शासन किया। और कितनी राजाओं ने, 14 राजाओं ने, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी शाखाओं पर, ठीक है। तो जो पहली शाखा थी बसंत देव शाखा, ठीक है। जो बसंत देव क्या था, आपका यशोवर्मन का सामंत था, ठीक है। जब यशोवर्मन पराजित होता है तो क्या करता है, बसंत देव खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा बसंत देव किसका, कन्नौज के राजा यशोवर्मन का क्या सामंत था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, बागेश्वर के ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, इसमें हमें बताया गया कि जो इस वंश का संस्थापक था कौन था, बसंत देव था। तो आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक आपके बसंत देव को माना जाता है। ठीक है, और जब क्या होता है कि जब ललितादित्य मुक्तापीठ क्या करता है, आपके गढ़वाल पे आक्रमण करता है और क्या करता है, यहाँ पे जो यशोवर्मन था उसको पराजित कर देता है, यानी कि मतलब पूरी तरह से यशोवर्मन के शासन को समाप्त कर देता है। तो जो आपका बसंत देव था वो क्या करता है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का क्या करता है, निर्माण कराता है। ठीक है, ये वही नरसिंह मंदिर है जहाँ बाबा बद्रीनाथ की क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, तो इसका निर्माण कौन कराता है, आपका बसंत देव कराता है। ठीक है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कल्याण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी उसमें मिलता है। ठीक है, उसमें मिलता है कि जो ललितादित्य मुक्तापीठ था इसके आक्रमण के समय यहाँ पे शासक कौन था, बसंत देव था। ठीक है, तो जो ललितादित्य मुक्तापीठ क्या करते हैं, जब यहाँ पे आक्रमण करता है तो यहाँ पे कौन था, सामंत के रूप में काम कर रहा था, बसंत देव कर रहा था। ठीक है, और जब क्या होता है, पराजित हो जाता है कौन, आपका यशोवर्मन, तो बसंत देव खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, गढ़वाल पे संपूर्ण गढ़वाल पे किसका राजवंश शुरू होता है, आपके कत्यूरी राजवंश का काल शुरू होता है। ठीक है, जब आपका बसंत देव था, बसंत देव के बाद इसकी तीसरी पीढ़ी में, ठीक है, इसके बाद बसंत देव के बेटे का कहीं भी जिक्र नहीं है, उसके बाद सीधा इसकी तीसरी पीढ़ी का जिक्र है कि इसका तीसरी पीढ़ी में खरपड़ देव का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो बसंत देव के बाद खरपड़ देव राजा बनता है। उसके बाद कौन बनता है, कल्याण राज। ठीक है, खरपड़ देव के बाद कल्याण राज, जिसकी पत्नी का नाम एक कहीं पे उल्लेख है लच्छा देवी, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, लास्ट इस राजवंश का, बसंत देव राजवंश का लास्ट राजा कौन था, त्रिभुवन राज। ठीक है, तो इस राजवंश का अंतिम राजा था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि बसंत देव राजवंश का अंतिम राजा कौन था, तो त्रिभुवन राज था। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ से संस्थापक का नाम ध्यान रखना है बसंत देव का, और अंतिम राजा कौन था, त्रिभुवन राज था। तो त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर से एक भूमिदान का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर से एक भूमिदान यानी कि वैष्णव भूमिदान का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ से किरात और शौका जनजाति के भी समझौता का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि त्रिभुवन राज के काल में धर्मपाल का गढ़वाल पे आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है धर्मपाल कहाँ का राजा था, बंगाल का राजा, गढ़वाल पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसका पता कहाँ से चलता है, इसका पता चलता है आपके कहाँ पे, नालंदा अभिलेख से। ठीक है, नालंदा अभिलेख में बताया गया है कि जो आपका धर्मपाल था ये आपके गढ़वाल पे आक्रमण करता। ठीक है, तो जब एक गढ़वाल पे आक्रमण करता तो उस टाइम पे यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, त्रिभुवन राज। ठीक है, तो माना जाता है कि त्रिभुवन राज पराजित हो जाता है और इसके बाद एक नए राजवंश का शुरुआत होता है, जो दूसरी शाखा के रूप में जाना गया, जो होता है आपका निम्बर वंश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तब त्रिभुवन राज पराजित हो जाता है किससे, आपके बंगाल के शासक धर्मपाल से। तो उसके बाद यहाँ पे एक नई शाखा का जन्म होता है जो थी निम्बर राजवंश की। ठीक है, और इस शासक का संस्थापक कौन था, इस राजवंश का संस्थापक कौन था, आपका निम्बर देव। ठीक है, तो ये जो जितनी भी शाखाएं चल रही हैं, आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, जितनी भी शाखाएं यहाँ पे चल रही है सारी शाखाएं कार्तिकेयपुर राजवंश के क्या है, अधीन है। ठीक है, बस इसमें अलग अलग राजा क्या बन रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और उनकी क्या बन रही है, उनकी पीढ़ी शासन कर रही है। तो अभी तक किसने शासन किया, बसंत देव ने। ठीक है, तो जब बसंत देव की पीढ़ी समाप्त हो जाती है, आखिरी राजा कौन था इनका, आखिरी राजा था आपका त्रिभुवन राज। तो जब त्रिभुवन राज पराजित हो जाए किससे, धर्मपाल से, तो उसके बाद एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है जो कि थी आपके निम्बर राजवंश। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था, निम्बर देव था, जो कि शैव धर्म यानी कि शिव जी को मानने वाला था। ठीक है, निम्बर देव जो निम्बर था, उसके बाद उसका पुत्र ईष्ट गणदेव क्या बनता है, राजा बनता है। ठीक है, और ये पहला राजा था जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। तो परीक्षा में मेंशन है क्वेश्चन, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तराखंड को संपूर्ण एक सूत्र में बांधने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो आपके ईष्ट गणदेव ने किया था। ठीक है, यहाँ जागेश्वर में क्या करता है, जागेश्वर मंदिर है, वहां पे नव दुर्गा महिषमर्दिनी मंदिर की स्थापना करता है। उसके अलावा लकुलिश और नटराज मंदिरों की भी स्थापना करता है। कौन, आपका इष्ट गणदेव। तो इतने पॉइंट आपको इष्ट गणदेव से ध्यान रखने। इष्ट गण के बाद उसका पुत्र ललित शूरदेव क्या बनता है, राजा बनता है। ठीक है, तो इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित शूरदेव क्या बनता है, राजा बनता है, और इसको 12 अवतार के रूप में ताम्रपत्रों में क्या गया, बताया गया। ठीक है, तो जो आपका ललित शूरदेव है उसको ताम्रपत्रों में क्या बताया गया, 12 अवतार के रूप में ताम्रपत्रों में बताया गया। ठीक है, इसीलिए इसको कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या बोला जाता है, सबसे प्रतापी राजा बोला जाता है, किसको, आपके ललित शूरदेव को। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आपका ललित शूरदेव क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी क्या था, राजा था। ठीक है, जब इसके बाद ललित शूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव राजा बनता है, और भूदेव को आपके बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। ठीक है, क्या करता है, बौद्ध धर्म का विरोध करता है, उसके अलावा बैजनाथ में क्या करता है, मंदिरों में सहयोग करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस राजवंश की इस पीढ़ी का भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये वाली पीढ़ी भी, किसकी, निम्बर वाली पीढ़ी। इसके बाद नई पीढ़ी का जन्म होता है जो थी तीसरी शाखा कौन सी, सलड़ोदित्य राजवंश। ठीक है, तो सब सलड़ोदित्य राजवंश की शुरुआत होती है, तो इसका शासक कौन था, इसका संस्थापक था आपका सलड़ोदित्य। ठीक है, सलड़ोदित्य के बाद इसका बेटा बनता है इच्छड़देव, देसड़देव, फिर पद्मदेव। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ से कुछ भी ध्यान नहीं रखना है,
ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सलड़ादित्य राजवंश है, इसका अंतिम राजा कौन था? इसका अंतिम राजा था सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। और इसको कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा बोला जाता है, ठीक है। अभी आपके पास क्वेश्चन बना था हाल ही में कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है आपके किसके? सुभिक्ष राजदेव को, ठीक है। ऑप्शन में ब्रह्मदेव नहीं था, ठीक है। जो आपका ब्रह्मदेव है उसको कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा बोला गया है, ठीक है। जब क्वेश्चन बनेगा, जब आपके पास ऑप्शन में ब्रह्मदेव होगा तो आप ब्रह्मदेव को टिक करोगे, बस आपके पास ऑप्शन में ब्रह्मदेव नहीं होगा तो कौन था आपका अंतिम राजा? आपका अंतिम राजा था सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन था? सुभिक्ष राजदेव, कार्तिकेय राजवंश का अंतिम राजा, ठीक है। और जब जब सुभिक्ष राजदेव जब सुभिक्ष राजदेव की पीढ़ी का क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? राजधानी चेंज होती है कहाँ? जोशीमठ से कत्यूर घाटी में, ठीक है। तो इसके बाद इनकी राजधानी जोशीमठ से कत्यूर घाटी किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा ले जाया जाता है। तो नरसिंह देव किसका पुत्र था? सुभिक्ष राजदेव का, ठीक है। तो जब जोशीमठ में क्या होता है? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद राजधानी चेंज होती है कहाँ पे? आपके कत्यूर घाटी, यानी कि आपके बागेश्वर वाले रीजन में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। तो जोशीमठ का कत्यूरी राजवंश, ये कुछ जोशीमठ का कत्यूरी राजवंश है जो कि मैंने मैप पे दिखाया है। इसने टोटल 5 विषयों में क्या किया था? शासन किया था। विषय से आप लगा लीजिए जिलों के रूप में, ठीक है। तो 5 जिलों में इसने शासन किया था। एक था आपका टंगणपुर, ठीक है। लिखा था कत्यूरी राजवंश की शाखा थी टंगणपुर, यानी कि वर्तमान का उत्तरकाशी और चमोली। एक था आपका ऐसाल विषय यानी कि जौनसार। एक था आपका मायाहाट यानी कि आपका हरिद्वार और पौड़ी वाला, ठीक है। एक था आपका अतरंग विषय यानी कि रुद्रप्रयाग और टिहरी वाला, और एक था आपका कार्तिकेयपुर राजवंश जो कि कहाँ पे शासन कर रहा था? चमोली में शासन कर रहा था, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि जोशीमठ का जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये कितने विषयों में शासन कर रहा था? ये कितने विषयों में शासन कर रहा था? आपके 5 विषयों में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इतने पॉइंट यहाँ से। जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था, यहाँ से क्या पड़ती है? विभागीय प्रणाली की नींव पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजवंश के काल से उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की नींव पड़ती है? तो आपके कत्यूरी काल से आपके उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की नींव पड़ती है, ठीक है। विभागीय प्रणाली से आप लगा सकते हैं कि हर विभाग के हर चीज के लिए अलग अलग विभाग थे। कृषि हो या फिर आपका टैक्स हो, हर चीज के लिए क्या थे? अलग अलग विभाग थे। आय का मुख्य स्रोत क्या था? टैक्स था, ठीक है। एज यूजल आय का मुख्य स्रोत क्या था? टैक्स था। भूमिकर क्या थे? द्रोणवापम, नालीवापम, हमने पहले भी डिस्कस किया। द्रोणवापम पे, खारवापम पे और नालीवापम पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा नया ऐड होता है नालीवापम, ठीक है। हिरण्यकर क्या था? व्यापार करता, ठीक है। हिरण्यकर क्या था? यहाँ पे व्यापार करता। यहाँ वनों से भी कर लिया जाता था, ठीक है। कौन लेता था कर? आपका खंडपति नामक अधिकारी क्या करता था? वनों से कर लेता था। उसके अलावा खनिजों से भी कर लिया जाता था, ठीक है। जो कत्यूरी थे इनकी क्या थी? भाषा संस्कृति थी और लिपि क्या थी? कुटिला थी, ठीक है। जो कत्यूरी काल के सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए, किसके प्राप्त हुए? ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कत्यूरी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो राजधानी चेंज होती है कहाँ पे? आपके बागेश्वर वाले रीजन में, यानी कि बैजनाथ वाले रीजन में। उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में कि इसकी 3 शाखाएं थी, 3 शाखाओं ने कैसे कैसे उत्तराखंड पे शासन किया। उसके बाद क्या होता है? जब इसका आखिरी राजा होता है, जो तीसरी शाखा का, और आखिरी राजा सुभिक्ष राजदेव। इसके बाद क्या होता है? जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसका समाप्ति हो जाती है कहाँ से? आपके जोशीमठ से, ठीक है। उसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वो चला जाता है कहाँ? आपके बैजनाथ में, ठीक है। जहाँ इसको पढ़ा जाता है कत्यूरी राजवंश के नाम से, ठीक है। तो उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।